कर्नाटक मौल्य मेलियती इम्तिहान बिल्कुल करीब है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए उर्दू के मैराथन क्लास को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात जो कि कर्नाटक टेट और सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में कहा जा रहा है कि तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है। जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के प्रोसेस में आप किसके नेचर को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देंगे, बच्चों के, मुअल्लिम के, माहौल के या फिर स्कूल के। तो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें हमें बच्चों की जो रुचि है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो पसंद नापसंद, उसका मेंटल लेवल, उसका लिहाज रखते हुए हम टीचिंग कराते हैं। इसीलिए आजकल एजुकेशन सिस्टम को चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तदरीस के अमल में हमें बच्चों की फितरत का लिहाज रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सवाल है कि तदरीस बच्चों को क्या बनाती है? एक अच्छा सियासी रुकन यानी कि एक पॉलिटिकल मेंबर अच्छा बनाती है, या फिर एक मजहबी रुकन यानी कि एक रिलीजियस लीडर अच्छा बनाती है, या फिर एक तदरीसी रुकन, या फिर एक अच्छा समाजी रुकन। तो जब हम तदरीस करते हैं, बच्चों की टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग बच्चों को क्या सिखाती है, समाज में किस तरह से रहना है। ठीक है, तो तदरीस बच्चों को एक समाजी रुकन बनाती है। अगला सवाल ये है कि बुलंद ख़ानी किस मियार के बच्चों के लिए मौजू है? बुलंद ख़ानी यानी कि तेज़ तेज़ आवाज़ से पढ़ना, बावाज़ बुलंद पढ़ना, ठीक है, सस्वर वाचन करना, ये किस क्लास के बच्चों के लिए मुनासिब है, उचित है? इब्तिदाई, वस्तानवी, सानवी या फिर आला यानी कि एलिमेंट्री, जूनियर, सेकेंडरी या फिर आपकी हायर एजुकेशन। तो बुलंद ख़ानी सस्वर वाचन जो है वो ज़्यादा मुनासिब है इब्तिदाई सतह के बच्चों के लिए, एलिमेंट्री लेवल के बच्चों के लिए। अगला सवाल कि दर्जा अव्वल में लिखने की सलाहियत पैदा करने के लिए किसकी मश्क कराना बहुत ज़रूरी है? दर्जा अव्वल क्लास 1 की बात हो रही है। तो लिखने की जो सलाहियत है, राइटिंग स्किल है, उसको डेवलप कराने के लिए आप उसे बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे, लिखने की, लफ्ज़ों की, या फिर हुरूफ तहज्जी की। तो कक्षा 1 के बच्चे में आप लिखने की सलाहियत यानी कि उसके लेखन कौशल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हुरूफ तहज्जी यानी कि वर्ड माला, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसकी मश्क कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगले सवाल पे चलते हैं। खामोश ख़ानी यानी कि साइलेंट रीडिंग किस मियार के तालिब इल्मों के लिए मुनासिब और मौजू है? बुलंद ख़ानी प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए है, तो आपकी जो खामोश ख़ानी है, चुपचाप पढ़ना, वो किसके लिए है? वो आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए मौजू और मुनासिब है। अगला सवाल है कि खामोश ख़ानी में तालिब इल्मों की तवज्जो किस पर मरकूज़ होती है? जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है तो उसका ध्यान क्या कापियों में होता है, चार्ट में, किताब में, या फिर निसाब यानी कि सिलेबस में? तो बच्चा खामोश रीडिंग करेगा तो उसकी जो तवज्जो होती है वो मरकूज़ होती है बुक पर यानी कि किताब पर। अगला सवाल ये है कि किसी फ़िक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है? आप कोई भी आइडिया को पढ़ रहे हैं और उसको आप बहुत अंदर तक समझना चाहते हैं, डीपली अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो आप बुलंद रीडिंग से कर पाएंगे, मश्क यानी कि प्रैक्टिस से, मुबाहसा यानी कि डिस्कशन से, या फिर चौथा वाला ऑप्शन है खामोश ख़ानी से। तो किसी भी टॉपिक की गहराई को समझने के लिए आप खामोश ख़ानी करेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी फ़िक्र की गहराई को समझने का मौका हमें खामोश ख़ानी से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ब्राइटनेस अपना थोड़ा सा, जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर करके देखिएगा। छोटा छोटा लिखा हुआ है, फिर भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। नज़म की तदरीस से तालिब इल्मों को किन सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सकता है? आप पोएट्री टीचिंग से बच्चों में किस एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं? शऊरी, तख्लीकी जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, तदबीरी या फिर फ़िक्री? तो आप नज़म की सलाहियत से बच्चों की
जो फ़िक्री सलाहियत है उसको आप बढ़ा सकते हैं, सोचने समझने की उसकी एबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल की कवायद के तदरीस का सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या? सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जिससे हम ग्रामर को पढ़ाते हैं वो कौन सा है? सबको पता है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है। उसको उर्दू में इस्तिक़राई तरीका कहते हैं और हिंदी में आगमन विधि कहते हैं। इस विधि से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए जब ग्रामर पढ़ाने की बात हो। क्यों? क्योंकि इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर रूल की तरफ बढ़ा जाता है। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी। अब देखिए इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड को एक ऑप्शन में कर दिया। दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा रिवायती और चौथा है बहस व मुबाहिसा। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो कवायद की तदरीस का जो सबसे उम्दा और मुफीद तरीका है वो इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी है। अगर ये दोनों ऑप्शन को अलग अलग कर दे, यानी इस्तिक़राई अलग ऑप्शन, इस्तिख़राजी अलग ऑप्शन, तो आप किसको चूज़ करेंगे? हमेशा इस्तिक़राई यानी कि आगमन विधि को, इंडक्टिव मेथड को आप चूज़ करेंगे। चलिए अगला सवाल कि बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि बच्चे में राइटिंग स्किल को डेवलप करें तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मश्क के सवालात देंगे, या फिर बच्चों को देख कर या सुन कर लिखने की मश्क करवाएंगे, या फिर खुशखती की मश्क करवाना चाहिए अच्छी राइटिंग की, या फिर किसी किस्म की शर्त लगाकर, पाबंदी लगाकर, कंडीशन के साथ लिखने को उसे तैयार करना चाहिए। तो राइटिंग स्किल को आपको डेवलप करवाना है तो आप करेंगे बच्चों को, क्या करेंगे बच्चों के साथ? बच्चों को देख कर या सुन कर लिखने की आप प्रैक्टिस करवाएंगे, मश्क करवाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल कि पुराने सबक का इआदा क्यों ज़रूरी है? जब पुराना सबक आप पढ़ चुके हैं उसका इआदा यानी कि रिवीज़न क्यों ज़रूरी है? जहन नशीन कराने के लिए, यानी कि याद कराने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए, मानी बताने के लिए, या फिर मानी नहीं बताने के लिए। तो हम किसी भी लेसन का रिवीज़न क्यों करते हैं? ताकि वो हमें पक्का याद हो जाए, यानी कि जहन नशीन कराने के लिए पुराने सबक का इआदा ज़रूरी है। अगला सवाल की ज़बान को सही सही अदा करने में किसका हाथ होता है? कवायद का, उस्ताद का, निसाब यानी कि सिलेबस का, या फिर हम जमात साथियों का, क्लासमेट्स का? ज़बान को सही करने में, सही सही अदा करने में जो रोल होता है वो उस्ताद का होता है। उस्ताद ही हमें सिखाता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, इसलिए हम बी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यह है कि तालिबे इल्मों को मुतासिर करने की आसान तदबीर। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को इम्प्रेस करें तो आप उनको डरा कर करेंगे, अपनी सलाहियत यानी कि एबिलिटी को शो करके, या फिर अपने अखलाक को मिसाल बनाकर, अपने कैरेक्टर को आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर बच्चों को दिखाकर, या फिर सदर मुदर्रिस यानी कि प्रिंसिपल की मदद से, तो तालिबे इल्मों को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर को, गुड कैरेक्टर को आप शो करके, अपने अखलाक को मिसाल बना करके आप बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं। अगला सवाल कि मुअल्लिम को अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ाना अखबारों को पढ़ना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ नई नई किताबों को पढ़ना चाहिए, या फिर तालीमी और तदरीसी मजलिसों में शिरकत करना चाहिए, या फिर मज़कूरा बाला सभी कामों को करना चाहिए? तो अब देखिए मुअल्लिम है, उसको अपनी मालूमात को बढ़ाना है, अखबार पढ़ना चाहिए, सही बात है, लेकिन सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ नई नई किताबें भी पढ़नी चाहिए। तालीमी और तदरीसी मजलिसों में, कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होना चाहिए, यानी कि मज़कूरा बाला सभी कामों को करना चाहिए एक टीचर को, जिससे उसके इल्म में इजाफ़ा हो। अगला सवाल कि एक अच्छा टीचर वह है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा टीचर कौन है? जो सिर्फ कमज़ोर तलबा पर ध्यान दे वो अच्छा टीचर है, सभी तलबा पर ध्यान दे, या फिर गरीब और अपाहिज तालिब इल्मों पर, या फिर ज़हीन और तेज़ तालिब इल्मों पर जो ध्यान दे वो अच्छा टीचर है। अब देखिए जो अच्छा टीचर होता है उसके लिए सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं, तो इसलिए अच्छा टीचर वो है जो क्लास में पढ़ाते वक्त सभी तालिब इल्मों पर ध्यान देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है ये
इसमें ये कहा जा रहा है कि पढ़ाते वक्त आपसे एक तालिब इल्म कोई सवाल पूछता है जिससे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? उस तालिब इल्म पर तवज्जो नहीं देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे, या फिर सवाल ही गलत है कहकर तालिब इल्म को मुतमईन कह देंगे। आपको नहीं आ रहा, आप कहते अरे क्वेश्चन गलत है इसलिए नहीं बता पा रहे, या फिर आप उसको डांट कर बिठा देंगे, बैठो क्वेश्चन करते रहते हो, या फिर आप उसे कहेंगे कि दूसरे दिन मैं इसका जवाब बताऊंगा। तो क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन का आंसर कल जानेंगे, ठीक है। तो दूसरे दिन सही जवाब बताने का उससे वादा करेंगे। अगला सवाल कि तदरीस के अमल के 3 अहम जुज़ क्या हैं? तो तदरीस के जो 3 जुज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक है मुअल्लिम, दूसरा जो है वो आपका तलबा हैं, और तीसरा जो आपका है वो निसाब है, ठीक है। निसाब यानी कि किताबें आप कह सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। आप देखेंगे तो मुअल्लिम, तालिब इल्म और किताबें बी वाले ऑप्शन में है। अगला सवाल कि तदरीसी खाका यानी कि लेसन प्लान का मफहूम क्या है? लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं? ताकि जो हमें पढ़ाना है वो किस तरह से पढ़ाना है और किस मुतअय्यन वक्त में पढ़ाना है इसकी हम प्लानिंग कर सके, इसीलिए तो हम तदरीसी खाका यानी कि लेसन प्लान बनाते हैं। तो लेसन प्लान का मफहूम है जिन्हें टीचर मुअय्यन वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है, वही कुछ चीज़ों का जब एक प्लान बनाकर लिख कर लेकर जाता है तो वही लेसन प्लान कहलाता है। अगला सवाल है कि तालिब इल्मों में, स्कूल में तालिब इल्मों को सज़ा दिए जाने के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या इससे रिलेटेड आपकी राय पूछी जा रही है? पहला ऑप्शन है कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं देनी चाहिए, फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए ऐसा, या फिर दूसरा ऑप्शन है माशी सज़ा नहीं देनी चाहिए, या फिर कोई दूसरी सूरत ना हो तभी सज़ा देनी चाहिए, या फिर बगैर सज़ा के कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। तालिब इल्मों को सज़ा दिए जाने के मुतालिक आपका जो ख्याल है वो क्या है? तो देखिए आप जिस्मानी नहीं दीजिए सज़ा, मासी सज़ा भी नहीं दीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको दूसरा तरीका न दिखे तब आप सज़ा दे सकते हैं, तो कोई दूसरी सूरत न होने पर ही सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि झैल में कौन सा तालीमी सिस्टम खेल पर मुनहसिर है? प्लेइंग पर, खेल पर मुनहसिर आपका मांटेसरी तरीक़े तालीम भी है, फ्रॉबेल का किंडरगार्टन जो तरीक़े तालीम है वो भी खेल पर मबनी है, डाल्टन का भी खेल पर मबनी है। तो मज़कूरा वाला सभी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं, जल्दी सवाल देखते हैं। निसाब तैयार करने में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? तो हमें बच्चे की उम्र, उसका मेंटल लेवल कितना है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चे की उम्र का मेयार, ठीक है, ज़हनी मेयार, मौजूदा तदरीसी सामान और दिलचस्पी का हमें ध्यान रखना चाहिए निसाब बनाते समय। अगला सवाल कि फितरी और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने ज़ोर दिया? यानी कि स्कूल ऐसे जगह पे हों जहाँ पे आपका नेचुरल व्यूज़ हों, ऐसा किसका मानना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि फितरी और कुदरती माहौल में तालीमगाह होनी चाहिए। अगला सवाल कि तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग़ करना है। ये जो कौल है किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कौल है। बुनियादी तालीम, जिसको हम लोग बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसका ताल्लुक़ किससे है? वर्दा तजवीज़ से, हंटर कमेटी से, वुड डिस्पैच से, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन रिपोर्ट से। तो जो बुनियादी तालीम है इसको 1937 में महात्मा गांधी ने दिया था। इसका दूसरा नाम जो है वो वर्धा स्कीम भी है, ठीक है। तो वर्धा तजवीज़ से ही ताल्लुक़ है बुनियादी तालीम का। अगला सवाल कि असातिज़ा की तरबियत का क्या मकसद है? तो टीचर में तदरीसी रुझान पैदा करना, नफ्सियाती पहलुओं से वाकिफ़ कराना और निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, यानी कि मज़कूरा बाला सभी ये टीचर की तरबियत का, ट्रेनिंग का मकसद है।
असातिज़ा तलबा को हिदायत देते वक्त जब टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस वक्त उनका इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्या, हिदायत रास्त ज़बान में हो यानी कि इजी लैंग्वेज में हो, या हिदायत दकीक ज़बान में यानी कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हो। तीसरा ऑप्शन है हिदायत इशारों से दी जाए, और चौथा ऑप्शन है हिदायत धीमी ज़बान में दी जाए। तो दोस्तों जब भी हमें एज ए टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना हो तो हमेशा हमें इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए यानी कि हिदायत रास्त ज़बान में होनी चाहिए। अगला सवाल है कि मुअल्लिम का सबसे अहम किरदार, सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक टीचर का क्या है। क्या बच्चों में खौफ तारी करना, उनको डराना, या बच्चों को जमात में खामोश बैठाना, या फिर बच्चों को होमवर्क देना। तो दोस्तों टीचर का ये काम नहीं है कि बच्चों में डर का माहौल पैदा करे और बच्चों को बस खामोश रखे, बल्कि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि सभी बच्चों को अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका दे, यानी कि अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देना ही टीचर का मेन एम है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि बच्चा मरकज़ तालीमी निज़ाम में अहमियत दी जाती है, यानी कि मरकज़ी जो ऐसी तालीमी निज़ाम जिसमें बच्चा सेंटर में हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किसको अहमियत दी जाती है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि इसमें बच्चों को अहमियत दी जाती है, बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो तलबा है, इसलिए हमें ये पता चला कि बच्चा मरकज़ तालीमी निज़ाम में तलबा को अहमियत दी जाती है। अगला सवाल कि मंसूबे दर्स में इन निकात का होना ज़रूरी है, यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाएं तो उसमें इन सभी ऑप्शन में से किस पॉइंट्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप तीनों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान ऐसा हो जिसमें बच्चों के लिए कोई न कोई गतिविधि यानी कि एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सा वाले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में तलबा की सरगर्मी। तो मंसूबे दर्स में मकासद भी होने चाहिए, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो मकसद पूरा होने वाला भी हो, और साथ ही साथ बच्चों का इवेलुएशन भी हो, और तलबा की सरगर्मी हो। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि 5E आमोज़गी तरीका का तीसरा मरहला, यानी कि 5E लेसन प्लान का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो 5 के 5 स्टेप हैं मैं आपको दिखा दूं। पहला जो है वो इंगेज है, दूसरा एक्सप्लोर है, तीसरा एक्सप्लेन है, चौथा एक्सटेंड या एलेबोरेट है, और चौथा इवेलुएट है। तो ये 5E के जो हैं वो 5 क्या हैं स्टेप हैं, सभी ई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको 5E कहा जा रहा है, 5E लेसन प्लान। तो यहाँ पे हमको थर्ड पूछा जा रहा है, तो थर्ड क्या है, एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन को हम उर्दू में क्या कहेंगे, वजाहत कहेंगे। तो 5E आमोज़गी तरीका का तीसरा मरहला वजाहत है। अगला सवाल कि कसीरुल लिसानी जमातों में मुअल्लिम को बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज के बच्चे हों उसमें एक टीचर को कैसा होना चाहिए। क्या तख्लीक कार यानी कि क्रिएटिव होना चाहिए, राजदार होना चाहिए, सख्त गिर होना चाहिए, या फिर रवादार होना चाहिए। तो ऐसी जमात जिसमें विभिन्न लैंग्वेज के जानने वाले बच्चे हों उसमें एक टीचर को तख्लीक कार होना चाहिए। अगला सवाल कि मुसलसल और जामे कद्र पैमाई का मकसद। दोस्तों इसको अंग्रेजी में CCE यानी कि कंटिन्यू कम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन कहते हैं, हिंदी में इसको सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका मकसद क्या है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि असातिज़ा को तालीमी कामों में मसरूफ़ रखना। तो जी नहीं दोस्तों, CCE का मकसद ये नहीं कि बस टीचर को बिज़ी रखा जाए। दूसरा ऑप्शन है तालीमी दस्तावेज़ात का बंदोबस्त करना। तो ये भी सही नहीं है, बल्कि सही क्या है,
सही ऑप्शन जो है वो ये है, यानी कि CCE का जो सही एम है वो ये है कि तलबा में लगातार तालीमी तरक्की को परवान चढ़ाना, एजुकेशनल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना ही CCE यानी कि कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का मकसद है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बहस मुबाहसा के दौरान ये मुनासिब नहीं है। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो क्या मुनासिब नहीं है? क्या सबको बात करने का मौका दिया जाए? बिल्कुल सबको बात करने का मौका डिस्कशन में देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल मुनासिब है। दूसरा है हर एक को आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल डिबेट में हर एक को आज़ादी होना चाहिए, तो बहस मुबाहसा के दौरान ये भी मुनासिब है। हर एक के ख्यालात का लिहाज रखना चाहिए, बिल्कुल लिहाज रखना चाहिए, ये भी मुनासिब है। लेकिन किसी को पर्सनल क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए, ये मुनासिब नहीं है डिस्कशन के दौरान। तो बहस मुबाहसा के दौरान ज़ाती तनकीद करना मुनासिब नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि तलबा से सरजद होने वाली गलतियों को, बच्चे जो गलतियां करते हैं उनको हमें किस रूप में देखना चाहिए? क्या मुअल्लिम की लापरवाही समझनी चाहिए कि टीचर लापरवाही इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं, या फिर जमात में अदम दिलचस्पी समझनी चाहिए यानी कि बच्चे क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए वो गलती कर रहे हैं, या फिर इक्तिसाबी सिलसिला की पहली सीढ़ी समझी जानी चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो हैं वो तो अभी बच्चे हैं, टीचिंग प्रोसेस के दौरान मिस्टेक करना उनका स्वभाव है। जब आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रयोग करके बिल्ली पे यही तो सिद्ध किया, यही तो प्रूव किया कि टीचिंग के लर्निंग के दौरान यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे जो हैं वो बहुत सारी कोशिश करते हैं और कोशिशों में वो गलतियां करते हैं और आखिरकार गलतियों से सीख लेते हैं। तो तलबा से जो सरजद होने वाली गलतियां हैं वो इक्तिसाबी सिलसिला की पहली सीढ़ी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला जो सवाल है वो ये कि समाई व बसरी वसाइल की मिसाल है ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? क्या रेडियो है, टेलीविज़न है, चार्ट है या नमूना है? तो दोस्तों जो रेडियो है वो सिर्फ समाई है यानी कि रेडियो को सिर्फ हम सुनते हैं। चार्ट और नमूना की बात करें तो ये बसरी है, सिर्फ हम इसको देखते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न है इससे हम आवाज़ भी सुनते हैं और तस्वीर भी देखते हैं, तो इसलिए टेलीविज़न समाई व बसरी अशिया है। अगला जो सवाल है वो ये है कि इस्लाही तदरीस में बच्चों को दी जाती है रेमेडियल टीचिंग कैसे बच्चों को दी जाती है? रेमेडियल टीचिंग क्या ज़हीन बच्चों को दी जाती है? बिल्कुल नहीं, ज़हीन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। चालाक बच्चों को भी और जिस्मानी बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है रेमेडियल टीचिंग की। हम रेमेडियल टीचिंग ऐसे बच्चों को देते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हो, यानी कि इक्तिसाबी कमज़ोर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग इस्लाही तदरीस दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के स्टूडेंट तक ये हमारे वीडियो पहुँच जानी चाहिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तलबा की इदराकी या तफहीमी सतह की जाँच इस सरगर्मी के ज़रिए की जाती है, यानी कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट की थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्या उससे बुलंद ख़वानी करवाएंगे, स्वर वाचन करवाएंगे, या फिर साबिका मालूमात की बिना पर सवालात करेंगे, या फिर तलबा के लिखे हुए तहरीरी नमूनों की मदद से, या फिर मुतालिया के लिए कहानी या मजमून देकर उससे मुताल्लिक सवाल पूछकर। तो दोस्तों अगर आपको स्टूडेंट की इदराकी या तफहीमी सलाहियत चेक करना है तो आप उनको कोई भी कहानी या मजमून दीजिए और कहिए कि आप इसको पढ़ो, और जब वो बच्चे पढ़ लें तो आप उसी कहानी या मजमून से रिलेटेड सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछेंगे तो इससे आप बच्चे की ज़हनी कैफियत, इदराकी या तफहीमी सतह को
चेक कर सकते हैं, यानी कि मुतालिया के लिए कहानी या मजमून देकर बच्चों को उससे मुताल्लिक सवाल पूछकर उनकी इदराकी या तफहीमी सतह की जांच कराई जा सकती है। अगला सवाल ये कि इब्तिदाई जमातों में उर्दू ज़बान की तहरीरी मश्क के लिए दी जाने वाली सरगर्मियों की यह सही तरतीब है, यानी कि अगर एलिमेंट्री लेवल की बात करें, उर्दू लैंग्वेज को लिखने की प्रैक्टिस करवाने की बात करें, तो इन चारों में किस सरगर्मी को करेंगे और उसका सही तरतीब यानी कि सही सीरीज़ क्या होगी। तो दोस्तों, इब्तिदाई सतह पर उर्दू ज़बान की तहरीर की मश्क के लिए सबसे पहले हमें हरूफ सही बच्चों को लिखवाना चाहिए, फिर हरूफ इल्लत लिखवाना चाहिए, उसके बाद लफ्ज़ लिखवाने चाहिए, फिर लफ्ज़ों से जुमले यानी कि सेंटेंसेस बनवाने चाहिए, उसके बाद एराबो अलामात का इस्तेमाल और आखिर में पैराग्राफ लिखवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही सरगर्मी की जो सही तरतीब होगी उर्दू ज़बान की तहरीरी मश्क के लिए, वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल कि 5वीं जमात के तलबा के लिए गोयाई की अकल तरीन इक्तिसाबी सलाहियत, अकल तरीन यानी कि सबसे कम, वो कौन सी इक्तिसाबी सलाहियत है जिससे बच्चे का जो गोयाई है, स्पीकिंग स्किल है, वो डेवलप होगी, यानी कि इन चारों में से किससे बच्चे की स्पीकिंग स्किल सबसे कम डेवलप होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आसान सवालात के जवाबात जिनको हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उन सवालों को करने से बच्चों की गोयाई की सबसे कम इक्तिसाबी सलाहियत होगी, यानी कि आसान सवालात के जवाबात हाँ या ना में देने से बच्चों की स्पीकिंग स्किल डेवलप नहीं करेगी। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की इब्तिदाई जमातों में मुअल्लिम जाल जे जाद से सीन साद जैसे हुरूफ रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज लिखकर तलबा से पढ़ने की मश्क कराते हैं, ताकि यानी कि एक ही जैसी आवाज़ वाले बहुत सारे अल्फाज लिखकर अगर कोई भी टीचर बच्चों से प्रैक्टिस करवा रहा है तो वो क्या करवाना चाह रहा है, क्या तलबा का इराब दुरुस्त करना चाह रहा है, या फिर तलबा में बुलंद ख़्वानी की सलाहियत उजागर करवाने के लिए ऐसा कर रहा है, या फिर तलबा में गोयाई की महारत को फ़रोग़ मिले इसलिए, या फिर तलबा में सूती नक्श को यानी कि जो आवाज़ में जो कमी है, आवाज़ के प्रोनाउंसिएशन में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि ज़ाल और जे, ज़ाद और से इस तरह के हुरूफ से बने लफ्ज़ जब बच्चों से बुलवाया जा रहा है तो उसका मकसद ये है कि बच्चे बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन में उनको गलती हो रही है, सूती जो नक्श है, उनको दूर कराया जाए। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल की ग्रामोफोन इसकी मिसाल है। तो ग्रामोफोन किसकी मिसाल है? तो ग्रामोफोन से हम क्या करते हैं, जानकारी को बस सुनते हैं, देखते नहीं हैं। तो जो ग्रामोफोन है वो हमारा क्या है, समई वसीला है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। दोस्तों, अगर मैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM की बात करूं तो ये 3 किस्मों की होती है। एक होती है समई जिसको हम लोग ऑडियो एड्स कहते हैं, दूसरा होती है बसरी जिसको हम लोग विजुअल एड्स कहते हैं, और जो तीसरी होती है समई बसरी होती है। ठीक है, तो सबका मैं एग्जांपल बता दूं। समय यानी कि जिसको बस हम लोग सुने, जैसे रेडियो आपका हो गया, ग्रामोफोन वगैरह हो गया। ठीक है, बसरी यानी कि जिससे हम सिर्फ देख के जानकारी को हासिल करें, जैसे आपका तख्तशा यानी कि ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड आपका हो गया, और कोई भी चार्ट पेपर वगैरह। जबकि अगर मैं टीवी की बात करूं, ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, इससे इसको देख भी रहे हैं, इससे आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो ये आपका जो मोबाइल है वो आपका क्या है, समई बसरी अशिया है, यानी कि ऑडियो विजुअल ऐड है। तो ये 3 किस्म की होती हैं TLM। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रामोफोन किसकी मिसाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामोफोन से हम जानकारी को सुनते हैं, इसलिए ग्रामोफोन समई वसीला है। अगला सवाल ये कि इब्तिदाई जमातों में ख्वानदगी की तदरीस के लिए यह सरगर्मी बेहद अहम है, यानी कि पढ़ने को
बढ़ावा देने के लिए एलिमेंट्री लेवल पे कौन सी तदरीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो बुलंद ख़वानी यानी कि सस्वर वाचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ने की सलाहियत, पढ़ने की तदरीस को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि कवायद की तदरीस के दौरान इस्तिखराजी तरीके पर इस्तिकराई तरीके को तरजीह दी जाती है, यानी कि डिडक्टिव मेथड पे इंडक्टिव मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि निगमन विधि पे आगमन विधि को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्या यह निहायत आसान तरीका इसलिए या फिर यह तरीका रटने पर जोर देता है इसलिए? दोस्तों, हम लोग इस्तिखराजी पर इस्तिकराई तरीके को इसलिए ज़ोर देते हैं क्यों? क्योंकि इसमें ज़बान व अदब की मिसालें पेश की जाती हैं और मिसालों के ज़रिए तफ़हीम कराई जाती है, यानी कि पहले इसमें एग्ज़ाम्पल कराया जाता है, एग्ज़ाम्पल से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसीलिए कवायद की तदरीस में इस्तिकराई तरीका जो है वो बेहतर है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि ज़बानी आजमाइश इसकी एक किस्म है। किसकी एक किस्म है? तो तहसीली आजमाइश की एक किस्म है ज़बानी आजमाइश। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल ये कि शाबाश, सुबहान अल्लाह, वाह वाह, उफ़, मरहबा, ये जो अल्फाज हैं उर्दू ज़बान का मिंदरजा बाला मिसालों से दर्ज झेल किसकी तदरीस का अंजाम देता है? यानी कि एक मुअल्लिम कह रहा है शाबाश, सुबहान अल्लाह, वाह वाह, उफ़, मरहबा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो वो कैसी तदरीस को अंजाम दे रहा है? तो वो हुरूफ फ़जाइया को पढ़ा रहा है। ये सभी अल्फाज जो हैं वो हुरूफ फ़जाइया के ही एग्ज़ाम्पल हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि गोयाई की महारत का अव्वलीन मकसद है, यानी बोलने की जो महारत है, स्पीकिंग स्किल है, उसका जो मेन एम है वो क्या है? अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, यही तो है। अपने ख़यालात व जज्बातों एहसासात का इजहार करना ही गोयाई की महारत का अव्वलीन मकसद है। अगला सवाल ये कि इब्तदाई और वस्तानवी जमातों में कद्र पैमाई का रायजुल वक्त तरीका, यानी कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल में ये जो मूल्यांकन का आजकल का जो रायजुल वक्त तरीका है वो क्या है? तो वो है मुसलसल वो जामे कद्र पैमाई, जिसको हम लोग CCE कहते हैं। CCE यानी कि कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन, जिसको हिंदी में सतत मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल ये कि हुरूफ की अदायगी में हिस्सा लेने वाले आज़ा का गुरु। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो यही सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आपका कान और नाक है, कान और नाक से हुरूफ अदा नहीं होते। तीसरा वाला ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें भी नाक और कान है, नाक और कान से हम अदा नहीं करते। नाक से तो खैर मान लीजिए करते हैं, कुछ हुरूफ जो होते हैं वो नाक से अदा होते हैं, लेकिन कान से तो कोई हुरूफ अदा नहीं होते। तो यहाँ पे कान आ गया है, यहाँ पे भी कान आ गया है, तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत होगा। यहाँ पे भी आपका कान आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप होठ से हुरूफ अदा करते हैं, दांत से करते हैं, ज़बान से करते हैं, हल्के से करते हैं, आवाज़ की पेटी से करते हैं और नाक से करते हैं। कुछ हुरूफ नाक से अदा होते हैं जिसको हिंदी में नासिक के व्यंजन कहते हैं, जैसे न, म, इया, अड़ा, ये सब जो हैं वो नाक से अदा होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये हुरूफ के अदा करने के आज़ा हैं। कि रीमा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया और 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला। प्रिंसिपल ने सुबह की असेंबली में उससे अपना तजर्बा बयान करने के लिए कहा। इससे उसकी किस महारत में इजाफा होगा? किसी भी बच्ची ने कोई बहादुरी का काम किया हो और आप उसे इनाम देते हुए कह रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो इससे उसकी कौन सी महारत में इजाफा होगा? क्या स्पीकिंग स्किल उसकी डेवलप करेगी या फिर पढ़ने की महारत में इजाफा होगा
राइटिंग स्किल बढ़ेगी या फिर सुनने की महारत में इजाफा होगा। तो जब कभी भी बच्चों को आप बोलने का मौका देंगे, उससे कहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, तो इससे उसकी बोलने की महारत यानी कि स्पीकिंग स्किल डेवलप करेगी। इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि इब्तदाई सतह पर तलबा में लिखने की महारत को फ़रोग देने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा की ऐसे मौज़ूआत पर लिखने की हौसला अफजाई करे जो ताल्लुक़ रखते हों। आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे की राइटिंग स्किल का डेवलप करें, तो आप उसे कौन सा टॉपिक देंगे लिखने के लिए? मजहबी अकायद से रिलेटेड टॉपिक देंगे, रिलीजियस टॉपिक, या फिर निजी ज़िंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक, या फिर समाजी मसाइल यानी कि सोशल इशू से रिलेटेड, या फिर कौमी मसाइल यानी कि नेशनल इशू से रिलेटेड टॉपिक देंगे। अब देखिए छोटा बच्चा है, इब्तदाई सतह की बात हो रही है, तो क्या इब्तदाई सतह पर बच्चा मजहबी अकायद के बारे में जानकारी रखता होगा? ज़्यादा नहीं रखता होगा, और उसे समाजी और कौमी मसाइल के मुतालिक भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। बच्चे को सबसे ज़्यादा जानकारी जो होगी वो उसे खुद अपने बारे में होगी। इसलिए अगर हम छोटे बच्चे को लिखने की महारत को फ़रोग देना चाहते हैं तो हम उसे टॉपिक देंगे निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक। जब आप उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक देंगे तो उसकी जो राइटिंग स्किल है उस पर डेवलप करेगी। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि उस्ताद आम तौर पर इब्तदाई सतह पर तलबा को ड्राइंग की तरगीब देता है क्योंकि यह मुआविन होता है। एलिमेंट्री लेवल पे टीचर क्या करता है? बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्यों ऐसा करता है? ये किस फील्ड में मददगार होती है? बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग देने में, या फिर तलबा को लुत्फ़ अंदोज़ करने में, या फिर उस्ताद को तदरीस से राहत देने में, या फिर क्लास में खामोशी बरकरार रखने के लिए तलबा को मशगूल रखने में। अब देखिए जब बच्चा ड्राइंग बनाएगा तो उसकी जो हरकी महारत हैं वो डेवलप करेंगी। तो अगर टीचर इब्तिदाई सतह पर बच्चों को ड्राइंग की तरगीब देता है तो यह जो हिकमत अमली है वह बेहतर हरकी महारतों को फ़रोग देने में माविन होगी। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों को तामुल फराहम करने का फ़ायदा ये होता है। जब आप बच्चों को इंटरेक्शन अवेलेबल कराते हैं, एक दूसरे से बातचीत का जब मौका देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? कवायदी उसूल सीखते हैं बच्चे, या फिर अपने ख़यालातों तजर्बात का इजहार करते हैं, या फिर बालिगों की तरह वयस्कों की तरह नकल करते हैं, या फिर अल्फाज सीखते हैं। तो जब कभी भी बच्चों को आप बातचीत करने का मौका देंगे, आप उन्हें तामुल फराहम करेंगे तो वो अपने ख़यालातों तजर्बात को इजहार करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलेगी? आपने एक बच्चे को कहानी सुनाई और आप उससे कह रहे हैं कि उस कहानी को दोबारा तुम अपने लफ्ज़ों में बयान करो। जो मैंने सुनाई कहानी वही हो लेकिन अल्फाज तुम्हारे हों, इस तरह से बयान करो। जब बच्चा बयान करेगा तो आप किस जांच में आपको मदद मिलेगी? रवानी में, तफ़हीम में, याददाश्त में, या फिर दुरुस्ती में? अब देखिए कहानी को अपने लफ्ज़ों में जब बच्चा सुनाएगा तो तभी सुना पाएगा जब उसने कहानी को समझी होगी। तो इसलिए तफ़हीम चेक करने में आपको मदद मिलेगी अगर बच्चा सुनी हुई कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान कर रहा है। तो अगला सवाल है कि इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान सीखी जाती है। एलिमेंट्री लेवल पे आप लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? जब आमोज़गार ज़बान के उसूलों को, रूल्स को सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार जो लर्नर है वो पढ़ना सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार पढ़ना लिखना सीखता है तब, या फिर जब आमोज़गार ज़बान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है तब। तो कोई भी लैंग्वेज होगी बच्चा तभी सीखेगा जब उसे समृद्ध भाषिक वातावरण यानी कि रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट, जिसको उर्दू में
खुशहाल लिसानी माहौल कहते हैं वो मिलेगा तब। खुशहाल लिसानी माहौल किसे कहते हैं? ज़बान को इस्तेमाल, उसको बरतने और उसको बोलने का ज़्यादा मौका जहाँ पे मिलता है वही होता है खुशहाल लिसानी माहौल। तो जब आमोज़गार को ज़बान बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा तभी इब्तिदाई ज़िंदगी में बच्चा आसानी से ज़बान सीखेगा। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है बलोगत के वक्त, नौउम्री में, बुढ़ापे में या फिर अवाइल ज़िंदगी यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत में। तो ज़बान बच्चा कब सीखता है? ज़िंदगी की शुरुआत में, इब्तिदाई ज़िंदगी में ही सीखता है। अगला सवाल ये है कि बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ आप बहसो मुबाहिसा के मुकाबले में हिस्सा लेकर करेंगे या फिर अहले खाना के साथ रहकर कवायद के उसूलों को रट कर या फिर सख्त मेहनत से। तो बहसो मुबाहिसा के मुकाबलों में हिस्सा लेकर ही बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। अगला सवाल कि ज़बान की दरसी किताब में लोक कहानियों की शमूलियत से किसका फ़रोग़ नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है, इसको ध्यान देना है। हम टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तकों में लोक कहानियों को शामिल करते हैं तो उससे कौन सा पक्ष विकास नहीं करता है? पहला, इलाकाई तकसीरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी। तो लोक कहानियों से ये सही बात है, बच्चों की दिलचस्पी इलाकाई तकसीरियत में बढ़ती है। ये तो फ़रोग़ वाला हो गया, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी ये भी फ़रोग़ करती है जब हम लोक कहानियों को दरसी किताब में शामिल करते हैं। तो इसलिए जवाब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है। और बच्चों के पढ़ने की दिलचस्पी भी बढ़ती है जब लोक कहानियों को हम शामिल करते हैं दरसी किताब में। तो इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। जवाब कौन सा होगा? तीसरा वाला ऑप्शन कि बच्चों की ज़बान के बारे में कम मालूमात का फ़रोग़ ये नहीं होता है। जब हम दरसी किताब में लोक कहानियों को शामिल करते हैं तो इससे बच्चों की ज़बान के बारे में कम मालूमात का फ़रोग़ नहीं होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि इब्तदाई सतह पर पढ़ने की महारत की जांच के लिए उस्ताद को सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? रमूज़ और काफ यानी कि पंक्चुएशन के इस्तेमाल पर, या फिर कहानी की रवानी के साथ पढ़ने पर, समझ कर पढ़ने पर, या फिर हुरूफ़ तहज्जी को पहचानने पर। तो इब्तदाई सतह की बात हो रही है और पढ़ने की महारत की जाँच की बात हो रही है। तो इसलिए अगर पढ़ने की महारत की जाँच उस्ताद करना चाह रहा है तो उसे समझ कर पढ़ने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगला सवाल की जाँच का तरीक़ाकार है। नंबर हासिल करने वाली कुंजी, जाँच के उसूल, सवालों के लिहाज से नंबरों की तकसीम या फिर तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर। तो जो जाँच का तरीक़ाकार होता है वो तलबा की सलाहियतों का आम तअस्सुर होता है। अगला सवाल कि जो पढ़ाया गया वो याद नहीं होता क्यों? हम कभी कभार क्या होता है बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना वो उनको याद नहीं होता। क्यों? क्या इसलिए कि तलबा मुख्तलिफ़ सलाहियतों और शख्सियतों का मालिक होते हैं और मुख्तलिफ़ तबकों से आते हैं, या एक उस्ताद या तालिबे इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता, या फिर गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या फिर एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी समाजी और माशी सतह कुछ और है, बच्चों की समाजी और माशी सतह कुछ और है। तो अगर पढ़ाया गया बच्चों को याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ज़बान की नौइयत के हवाले से कौन सा बयान सही है? भाषा की प्रकृति से संबंधित यहाँ पे 4 कथन है। कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। पहला है, हर ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है। हर भाषा की जो संरचना होती है
क्या अपरिवर्तित होती है या फिर जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सिलसिले में फलती फूलती हैं या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती है या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान को मुतासिर नहीं करती है। तो कौन सा बयान सही है आपको ये बताना है। तो पहले जो बयान गलत है उनको हम छांट लेते हैं। पहला बयान है कि ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है, ये बयान गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो भाषा है वो अपना रूप बदलती रहती है। अगर ये कहा जा रहा है कि इसकी बनावट गैर तब्दीली होती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हिंदी आपको मदद करेगी सीखने में संस्कृत को। अगर आप अरबी या फ़ारसी सीखना चाहते हैं तो उर्दू ज़बान आपको अरबी और फ़ारसी सीखने में मदद करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी ज़बानें हैं वो किसी एक ज़बान को सीखने में मदद करती हैं और ज़बानें एक दूसरे को मुतासिर भी करती हैं, जबकि चौथे वाले कथन में कहा जा रहा है कि मुतासिर नहीं करती हैं, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन सा है? दूसरा वाला स्टेटमेंट की ज़बानें एक दूसरे के सिलसिले में पनपती हैं, एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे के साथ ज़बान फलती फूलती हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है। अगला सवाल यह है कि जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का मकसद ये है। अगर मैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात करूं तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना, यानी कि जो लिखित सामग्री है उसकी समझ को बढ़ाना, या फिर नए मुसन्निफीन के नाम जानना, नए लेखकों के नाम को जानना, या फिर मुख्तलिफ अदीबों की ज़िंदगी का तारुफ हासिल करना, जो विभिन्न प्रकार के लेखक हैं उनके बारे में जानना, या फिर ज़बान के कवायद हिफ्ज़ करना, भाषा का जो व्याकरण है उसे याद करना। क्या तालीम का मकसद है जूनियर सतह पर? आपको ये बताना है। तो ज़बान की तालीम का मकसद जूनियर सतह पर तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना है, यानी कि जो कुछ लिखा है उसको अच्छे से समझ लेना, ये मकसद है जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का। अगला सवाल है कि आप किस सूरत में कहेंगे कि पढ़ना हो रहा है? पढ़ना कब होता है? क्या जब तलबा तेज़ रफ्तार से पढ़े और बगैर फंसी अल्फाज के तलफ़ुज़ अदा करे, क्या ये पढ़ना है? या फिर पढ़ते वक्त रमूज़ औकाफ का, जहाँ पे ठहरना है वहाँ पे ठहरे, यानी कि विराम चिन्हों का अगर ध्यान रखते हुए बच्चा पढ़ रहा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर पढ़ते हुए मानी को समझने का अहल अगर बच्चा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर हर लफ्ज़ का सही तौर पर प्रोनाउंसिएशन करे, उच्चारण करे, तब पढ़ना होगा। तो पढ़ना किसे कहते? तो दोस्तों पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना नहीं होता है, लफ्ज़ों की अदायगी को पढ़ना नहीं कहते हैं। या फिर तेज़ तेज़ पढ़ना, सिर्फ उच्चारण कर देना, ये पढ़ना नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग को भी समझें। तो पढ़ते हुए मानी को समझने के अगर आप अहल हैं तो आपका पढ़ना हो रहा है। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर बच्चे किस तरह की नज़में ज़्यादा पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसी नज़में पसंद करेंगे? जो सनसनी पैदा करती हैं, जो रोमांच पैदा करती हैं वो, या फिर जो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाती हैं, या फिर जो नए अल्फाज मुतारिफ़ करवाती हैं, नए नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराती हैं, या फिर जो किसी भी किस्म की सीख देती हैं। अब देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत लो होता है, तो वो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाने वाली नज़में उसको ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, और नए नए वर्ड जब आएंगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए नए नए अल्फाज जो नज़में मुतारिफ़ कराती हैं वो भी आपको प्राइमरी सतह पर आपके बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, अब बच्चा ए और डी। तो ए और डी में जो सही जवाब है वो पहला वाला है, यानी कि ए है। जो नज़में रोमांच पैदा करती हैं,
ठीक है, सनसनी पैदा करती हैं, सस्पेंस पैदा करती हैं, वो नज़में प्राथमिक स्तर पर बच्चे पसंद करते हैं। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तलबा की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा बाअसर सरगर्मी कौन सी। आप चाहते हैं कि बच्चे के लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का आप आकलन करें, असेसमेंट करें, तो कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। पहला है मतन को देखना और सवालात के जवाब लिखना, यानी कि पैसेज को देखकर क्वेश्चन के आंसर करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि असातिज़ा से कहा जा रहा है कि पैराग्राफ लिखा जाए, या फिर असातिज़ा के ज़रिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए मजमून को नोट करना, या फिर तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहना। जब आप चेक करना चाहेंगे बच्चों की तहरीरी सलाहियतों को, तो आप चेक करेंगे बच्चे का जो मूल रचना है, बच्चे की जो मौलिकता है वो निकल के सामने आ रही है कि नहीं, खुद से अपने विचारों को, अपने तजर्बात को लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर बच्चा खुद से अपने तजर्बात को लिख रहा है तब आप उसकी तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि आप तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहकर इस स्ट्रेटजी से, इस सरगर्मी से बच्चे की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल कि ज़बान के हुसूल का मतलब क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन का मतलब आपको बताना है। किसी भी ज़बान की रस्मुल ख़त यानी कि स्क्रिप्ट का, लिपि का इल्म, या फिर किसी भी ज़बान की हुरूफ़ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का ज्ञान, या फिर आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत, या किसी भी ज़बान के ग्रामर की तफ़हीम। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, वो वातावरण में मौजूद जो लैंग्वेज है उसको आप बिना किसी एफर्ट के अगर कबूल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। तो आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत ज़बान की हुसूल याबी कहलाती है। अगला सवाल यह है कि 7 साला दुआ के पड़ोसी बच्चे जो उसके मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं उनके साथ खेलने कूदने से। एक बच्ची है जिसका नाम है दुआ, उसके पड़ोसी दुआ की मादरी ज़बान नहीं बोलते हैं, बल्कि दुआ जो ज़बान बोल रही है उससे दूसरी ज़बान बोलते हैं, और दुआ उनके साथ खेल रही है। तो इससे क्या होगा? क्या दुआ को मुआसलात में, कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में दिक्कत होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, जो उसका भाषाई विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें दिक्कत और दुश्वारी होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो रिच होगी, खुशहाल होगी, समृद्ध होगी, या फिर दुआ बोलने में हिचकिचाहट महसूस करेगी। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी ज़बान की तालीम हो रही हो या फिर ज़बान से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसमें एक से ज़्यादा ज़बानों का जिक्र हो, तो हमेशा याद रखिए जो कसीर लसानियात होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, वो एज ए रिसोर्स काम करता है, एज ए प्रॉब्लम काम नहीं करता। ठीक है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में काम करती है। यहाँ दुआ के साथ क्या हो रहा है, उसकी अपनी भाषा है, बच्चों की जो उसके साथ खेलते हैं उनकी दूसरी भाषा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भाषाएं हो गई, तो एक से ज़्यादा भाषाएं हमें एज ए रिसोर्स काम करेंगी। ठीक है, वसीले के रूप में काम करेंगी, यानी कि दुआ की भाषा और पड़ोसियों की भाषा अलग होने से दुआ की जो लिसानी तरक्की है वो खुशहाल होगी, उसका भाषाई विकास अच्छा होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिच होगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तालीम में दरसी किताब का बुनियादी किरदार क्या है। भाषा की कक्षा की बात करें या फिर भाषा शिक्षण की बात करें, तो उसमें जो हम लोग पाठ्य पुस्तकें प्रयोग करते हैं उसका रोल हमें बताना है। क्या यह ज़बान के मुख्तलिफ जिहत पेश करता है, या फिर यह ग्रामेटिकल कवायद के बारे में मालूमात फराहम करता है। इससे तशख़ीस और जांच यानी कि आकलन और मूल्यांकन के लिए
बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं या फिर यह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुहैया करता है। तो ज़बान की तालीम में, भाषा शिक्षण में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वो ज़बान की मुख्तलिफ जिहत पेश करती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि तलबा को ग्रामर के उसूलों के बारे में समझने देने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज के जो उसूल हैं, ग्रामर के जो उसूल हैं उनको समझने दें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ग्रामर की किताबें पढ़ना ज़रूरी है, या फिर ग्रामेटिकल तारीफ़ें हिफ्ज़ करना, या फिर ब्लैक बोर्ड पर कवायद लिखें और उसकी वजाहत करें, या फिर तलबा को लिखने, पढ़ने और सुनने का ज़्यादा मौका दें। जब आप बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने का ज़्यादा मौका देंगे तभी तलबा ग्रामर के उसूलों को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है, तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, क्यों हम अदब को बच्चों के ज़बान की क्लास में शामिल करते हैं? कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत नहीं फराहम करती, ज़बान के मुस्नद रंगारंगी को पेश किया जाता है, अदब के कदीम तर्ज के असालिफ़ या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो ज़बान की कक्षा में अगर लिटरेचर को शामिल किया जा रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़बान की जो मुस्तनद रंगारंगी है उसको छात्रों के सामने पेश करें। अगला सवाल है कि मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश ज़हानत है। अगर आप एक दूसरे से अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करते हुए समझ रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप बाहमी राबता कहेंगे। अगला सवाल यह है कि तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तस्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना कौन सी तालीम कहलाती है? बच्चों को मोहब्बत और पुरअमन तालीम देना, ये आपकी तालीम जो कहलाती है वो अदबी तालीम कहलाती है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों के सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। एज ए प्राइमरी टीचर आप सोचिए, आप बच्चों में लिसनिंग स्किल को आप कैसे डेवलप करेंगे? ख़ास सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, जो सुनने की जो ख़ास एक्टिविटी है उसको दैनिक जीवन से जोड़कर आप सुनने की महारतों की नशोनुमा करेंगे, या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पढ़ते हुए पूछेंगे कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं, या फिर तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगी, या फिर वो तलबा को बार बार याद दिलाएंगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। सुनने की महारत को बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, जो लिसनिंग स्किल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। सुनने की जो सरगर्मियाँ हैं उसको रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर आप बच्चों की सुनने की महारतों की नशोनुमा कर सकते।